हेलो दोस्तों, मेरा नाम तनुज। कल हमने स्टार्ट किया था अपना रिवीजन का। तो रिवीजन के फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि जो कार्यपालिका होती है वो भाग 6 के अंतर्गत 167 153 से 167 में उसका जिक्र होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल कौन है, कैसे बनता है, कैसे नियुक्ति होती है, उसकी अहर्ताएं क्या है, उसकी निहर्ताएं क्या है, उसे कैसे हटाया जा सकता है, उसकी सैलरी, वो सब भी हमने कल पढ़ा था। उसकी जो कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वो सब हमने पढ़ा था। हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था कि राज्यपाल कैसे एक वित्त विधेयक के बारे में उसकी क्या शक्तियां हैं, धन जो सामान्य विधेयक है उसके बारे में क्या है, अध्यादेश जारी करता है तब क्या कैसे कार्य करता है, तब वो कैसे एग्जीक्यूट करता है अध्यादेश। तो वो सब चीजें कल हमने पढ़ दी थी। तो आज हम पढ़ेंगे जो उसमें हम एक पढ़ेंगे महाधिवक्ता। छोटे छोटे टॉपिक हैं, महाधिवक्ता हो गया, मंत्री परिषद हो गया, और एक टॉपिक जो बड़ा टॉपिक आएगा वो आएगा विधानमंडल। तो महाधिवक्ता भी एक सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। जैसे जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, हमने कल पढ़ा था कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राज्यपाल जब चाहे उसे हटा सकता है, और उसकी सैलरी वैलरी की डिसीजन भी राज्यपाल लेता है। तो महाधिवक्ता 165 के तहत है, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। और महाधिवक्ता जो है ऐसा है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी है वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता है। जो भी राज्य सरकार के रिगार्डिंग, जो भी राज्य सरकार को लॉ के रिगार्डिंग कुछ काम करना होता है तो वो महाधिवक्ता करता है। जैसे अदरवाइज जैसे किसी राज्य सरकार के ऊपर भी कभी कभी केस होते हैं तो राज्य सरकार के केसों का निपटारा महाधिवक्ता करता है। और जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रिपोर्ट्स वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल उसे फिर विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो महाधिवक्ता तो हो गया। महाधिवक्ता 165 में है। और महाधिवक्ता का एक काम और है कि वो विधानमंडल के किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, डिस्कस कर सकता है, बात कर सकता है, बट उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। आर्टिकल 177 के तहत ये बात की जाए, ये कार्य करता है ऐसा। और महाधिवक्ता के साथ साथ कोई जो भी मंत्री है, मंत्री परिषद का जो भी मंत्री है, वो मंत्री भी किसी भी सदन में जाके बैठ सकते हैं। ठीक है। तो मंत्री परिषद के बारे में मैंने बताया था आर्टिकल 163, आर्टिकल 1, कल मैंने आर्टिकल जो बताए थे उसमें एक था 153, 155, 159, 157। आज की बात है 163, 164, 165, 167, 177। ये जो आर्टिकल्स हैं वो हमें याद रखना है। जैसे 163 आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 163 कहता है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 163 कहता है। 164 क्या करता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऐसा नहीं कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना देगा, तो जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है राज्यपाल, और मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 164 है। 165 मैंने बता ही दिया महाधिवक्ता के बारे में है। और 167 के तहत क्या है कि ये मुख्यमंत्री का कार्य है कि राज्यपाल को अवगत कराए कि राज्य में जो भी कार्य किया जा रहा है और वो किस दिशा की ओर किया जा रहा है, और उसके और आगे जो काम किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। तो वो सब डायरेक्शन के बारे में राज्यपाल को अवगत कराता है मुख्यमंत्री 167 के तहत। 177 के साथ जो भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं विधानमंडल के, जैसे विधान परिषद का सदस्य तो विधानसभा में जाके बैठ के बात कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। विधानसभा का जो सदस्य है वो मंत्री विधान परिषद में जाके बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन डिस्कशन कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। वो मत कहाँ देगा, जिस सदन का वो सदस्य है उसी सदन में वो मत देगा। ठीक है। तो 177 का महाधिवक्ता और मंत्री जो भी है वो किसी भी सदन में जाके बैठ के बोल के बात कर सकते हैं। तो ये था मंत्री परिषद के बारे में। और मंत्री परिषद के बारे में एक बात और थी, जो मंत्री परिषद जो थी, मंत्री परिषद क्या होगी, मंत्री परिषद एक ये मंत्री परिषद मैंने बताया था जिसमें एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक होते हैं राज्य मंत्री, और एक होते हैं उप मंत्री। ये मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं। अब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ठीक है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन होगा, कैबिनेट मंत्री होगा। जैसे परिवहन मंत्री का, परिवहन मंत्री एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सबसे ऊपर वही है। उसके नीचे राज्य मंत्री होंगे जो उसके रिगार्डिंग काम करेंगे, जो ये काम बोलेगा वो यहाँ एग्जीक्यूशन होगा, इसके हेल्प के उप मंत्री होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार इन तीनों को मिला के क्या बनते हैं मंत्री परिषद बनती है। और किसी भी मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी ये डिसाइड करने के लिए 91वां संविधान संशोधन हुआ था
91वां संविधान संशोधन 2003 में, और उसमें ये बोला गया था कोई भी मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होगी अधिकतम उस सदन की सदस्य संख्या का कितनी होगी, उस सदन की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है, और न्यूनतम 12 सदस्य होंगे। न्यूनतम 12 सदस्य होंगे और अधिकतम 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये बात बोली गई थी। ठीक है, कि किसी भी मंत्रिपरिषद में इतने सदस्य होंगे, न्यूनतम और अधिकतम। ठीक है, इनके वेतन भत्ते सब दिए जाते हैं, इनको सदन के द्वारा डिसाइड करके इनके वेतन भत्ते सब मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वो सब सदन द्वारा डिसाइड करके दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद की बात हो गई, कैबिनेट मंत्री की बात हो गई, और मुख्यमंत्री की मैंने आपको बात बताई दी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल के बारे में हम चलेंगे विधानमंडल में। ठीक है, देखो छोटे छोटे टॉपिक है ना, अब इन क्वेश्चन निकाल के आप देखोगे तो इनमें से अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अलग से क्वेश्चन कोई भी इनमें से नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आते हैं, बस इनको घुमा फिरा के दिए जाते हैं, बस हो गया, और कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक जो मैंने बताए थे। हाँ, इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि जो राज्यपाल नियुक्त करता है ना, ऐसा नहीं है कि वो ही हटाएगा उनको। ठीक है, जैसे मैंने महाधिवक्ता के बारे में बताया, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, उसे हटाने का अधिकार भी राज्यपाल को है, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, उसे राज्यपाल नहीं हटा सकता। उसे हटाने के लिए उसे जैसे न्यायाधीशों को हटाया जाता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रावधान है, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा। उस पर एक वो संकल्प पारित होगा, और लोकसभा में हो रहा है, फिर राज्यसभा में होगा, फिर उसके बाद उसको जो समिति बनेगी वो समिति डिसाइड करेगी कि ये सीमित कदाचार और असमर्थक के आधार पे इसको हटा देना चाहिए, तो इसे हटा दिया जाएगा। उसी प्रकार के राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। ठीक है, फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया, नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार नहीं है। त्यागपत्र वो इनको राज्यपाल को नहीं देते, त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा है, ये चीजें हमें पढ़नी है, तो ऐसा नहीं है रटना को रट के नहीं पढ़ना है, बस रैंडमली पढ़ना है, जैसे आप अपने पे अप्लाई करके पढ़िए। ठीक है, अपने पे अप्लाई करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा आएगा, आप अपने की एनवायरमेंट में अप्लाई करके पढ़ोगे तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा, बस यही है। और फिर हम पढ़ते हैं विधानमंडल। ठीक है, जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट करना है क्योंकि समय कम बचा हुआ है, और फिर मैं करंट की क्लास भी लेके आऊंगा, करंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, करंट मैंने जो है वो पीडी से नोट्स बना रखे हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ही करंट होगी। मैं ऐसा नहीं कि हर एक समिति हर एक चीज पे मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो जो प्रतियोगिता दर्पण आती है उससे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसी से मैं डिस्कस करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विधानमंडल के बारे में अगर मैं बात करूं तो पढ़ते हैं। विधानमंडल में क्या होता है, विधानमंडल में जहां एक सदनात्मक विधानमंडल, राज्य में एक सदनात्मक है, मतलब जहां केवल विधानसभा है वहां विधानसभा के साथ राज्यपाल जुड़ जाएगा। जैसे संसद में होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, वैसी विधानसभा और राज्यपाल एक सदनात्मक में। दो सदनात्मक है तो दो सदनात्मक में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी जुड़ जाती है, विधान परिषद भी जुड़ जाती है। विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल मिलकर बनाते हैं विधानमंडल। अब विधानमंडल में राज्यपाल के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर अब विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं और विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं। विधानसभा क्या बताती है, विधानसभा में जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 60 है, अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। ठीक है, ये थोड़ा याद करने वाली चीजें होती हैं, तो इनको याद ही करना पड़ेगा। विधानसभा में 60 सदस्य न्यूनतम हो सकते हैं, अधिकतम 500 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है 60 ही होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे विधानसभा क्या है, स्टेट्स होते हैं वहां पे 60 सदस्य तो नहीं हो सकते ना, तो उसके लिए कम सदस्य का भी प्रावधान है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम का जो सदस्य संख्या है, विधानसभा की सदस्य संख्या सिक्किम की कितनी है, 30 है, 30 सदस्य हैं सिक्किम में विधानसभा के। ठीक है, न्यूनतम। और अगर मैं बात करूं नागालैंड की, नागालैंड में 40 है, मिजोरम की 46 है, अरुणाचल प्रदेश में भी 30 है, गोवा में भी 30 है। न्यूनतम सदस्य संख्या अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम में 30 है, मिजोरम में 46 है और नागालैंड में 40 है। तो ये सदस्य संख्या भी हमें याद रखनी है कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि हम कहेंगे, जैसे पेपर आ जाता है कि सिक्किम में विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है,
तो हमें तो याद रहता है कि विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, तो हम 60 पे क्लिक कर देते हैं, बट 60 आंसर में नहीं होता, आंसर होता है 30। ठीक है, तो विधानसभा की सदस्य संख्या मैंने बताया ऐसे 600 से 500 के बीच में, 600 से 500 तक होती है। कहीं कहीं पर 30 भी है, कहीं पर 40 भी, कहीं पर 46 भी है। लेकिन इनकी सदस्य संख्या का निर्धारण कैसे होता है, निर्वाचन क्षेत्र कैसे होता है, जैसे विधानसभा की जो निर्वाचन है ना, वो परिसीमन आयोग निर्धारण करता है। विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण परिसीमन आयोग करता है। जब भी संसद क्या करती है, एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है, और परिसीमन अधिनियम से केंद्र सरकार उस परिसीमन आयोग का गठन करती है। और परिसीमन आयोग क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है। जो भी जनगणना हुई है, उस जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, और क्षेत्रों के निर्धारण के लिए, संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन करता है। उसके आधार पर परिसीमन आयोग क्या करता है, क्षेत्रों का निर्धारण करता है। तो अभी परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण किया हुआ है। और जो विधानसभा की सीटें हैं, उसके लिए एक आधार वर्ष रखा गया है 1971। 1971 एक विधानसभा की सीटों के लिए एक आधार वर्ष है। ठीक है, तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है, और 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग ने क्षेत्रों का निर्धारण कर रखा है। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, और विधान परिषद में क्या होता है, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 40 होती है। 42 विधानसभा का 1/3, 40 से लेकर विधानसभा का 1/3 सदस्य क्या होंगे, विधान परिषद में होंगे। ठीक है, 40 से स्टार्ट होती है, 40 न्यूनतम होती है, और अधिकतम 40 1/3 होती है। अब विधानसभा के सदस्य हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू चुने जाते हैं। 18 साल का कोई व्यक्ति विधानसभा की सीटों के लिए वोटिंग कर सकता है। ठीक है, पहले इसकी, जैसे मैं कहता हूँ, पहले क्या थी वोटिंग की आयु, क्या थी, ये विधानसभा का नहीं है, संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के लिए भी है, तो उसमें भी वोटिंग की जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लेकिन पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। तो 61 संविधान संशोधन 1989 के तहत क्या हुआ, जो वोटिंग की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। ठीक है, तो 1989 में 18 कर दी गई, पहले कितनी थी, 21 थी। और एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, उसके लिए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर आया, उसने भी आईसीएस की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी, तो वो अलग है। ठीक है, तो 21 से 18 विधानसभा में न्यूनतम जो वोटिंग करने के लिए जो व्यक्ति है, उसके वर्ष 18 वर्ष होनी चाहिए। वो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के से एक व्यक्ति को चुनता है। ठीक है, अब क्या हो गया, विधानसभा की सीटें हो गई प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हैं। विधानसभा की सीटों का जो उसमें क्या था, उसमें एंग्लो इंडियंस को भी नामित किया जाता था। जैसे हमारे उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें एक एंग्लो इंडियन भी थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो 2019 हुआ, उसके तहत जो एंग्लो इंडियन समुदाय से जो सीटें आती थी, जो सीट आती थी, उसे निष्प्रभावी कर दिया गया, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो अब ना तो केंद्र में कोई व्यक्ति एंग्लो इंडियन नामित होगा, ना ही राज्य में कोई व्यक्ति एंग्लो इंडियन नामित होगा, तो इसको हटा दिया गया है। तो अभी विधानसभा की टोटल उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, और उस 70 सीटों में से एंग्लो इंडियन वाला तो मैंने बता दिया, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको हटा दिया गया था। और इन 70 सीटों में से SC ST की सीटें को भी निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जब जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद इसको 10 वर्ष के लिए जो आरक्षण दिया गया था SC ST की सीटों के लिए 10 वर्ष के लिए दिया गया था 1960 में। 1960 के बाद इसे हर 10 साल तक बढ़ाया गया है, और 2020 में भी इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो SC ST की सीटों का निर्धारण तो आरक्षण दिया जाता है, और हमारे उत्तराखंड में भी है 13 SC की और 2 ST की। दो ST की आती है, कहाँ से आती है, एक नानकमत्ता से आती है और एक चक्राता से आती है ST की सीटें। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, थोड़ा उत्तराखंड बता दे रहा हूँ, वो छोड़ो। तो विधान परिषद क्या है, विधानसभा की सीटों का हो गया, आरक्षण हो गया, कैसे उनकी सीटों का निर्धारण किया जाता है, परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग ना हर अलग अलग होता है। सबसे पहले 1952 में बना था, अभी 2002 में बना है, उसके बाद नहीं बना है। ठीक है, तो अभी विधान परिषद जो है, विधान परिषद की सीटें भी बता दी। अब विधान परिषद की सीटें भी अलग अलग तरीके से चुनी जाती हैं। जैसे इसमें से 1/3 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य जो है वो स्थानीय निकायों से चुने जाएंगे, जिला बोर्ड और स्थानीय बोर्ड, उससे चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य कौन चुनेगा, जो 3 वर्ष से स्नातक है वो व्यक्ति, वो 1/12 सदस्य को चुनेंगे। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं, वो व्यक्ति इनको चुनेंगे 1/12 सदस्यों को। और 1/3 सदस्य इनको चुनेगा कौन, 1/3 सदस्यों को चुनेगा विधानसभा का सदस्य। ठीक है, तो टोटल मिला के 5/6 सदस्य जो हैं ये ऐसे चुने जाते हैं।
और 1/6 सदस्य जो बच जाते हैं उन्हें राज्यपाल नामित करता है। और जो राज्यपाल जिन सदस्यों को नामित करेगा और उसके लिए किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि इनने इसको नामित क्यों किया और कैसे किया। ठीक है, तो विधान परिषद की सीटों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे इनकी सीटों का निर्धारण किया जाता है और विधान परिषद की सीटों का निर्धारण भी कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब क्या है विधानसभा अब क्या है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकती, इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, विघटित नहीं की जा सकती है, जैसे विधानसभा विघटित हो सकती है लेकिन विधान परिषद विघटित नहीं की जा सकती, समाप्त किया जाता है और इसे बनाया भी जा सकता है। जैसे मतलब हमारे उत्तराखंड में तो जैसे विधान परिषद है ही नहीं, लेकिन विधान परिषद है बहुत सारे राज्यों में है। और कितने राज्यों में है इससे भी क्वेश्चन आता है। तो विधान परिषद जो अभी 6 राज्यों में है, 6 राज्य कौन कौन से, अब तुम रैंडमली याद करोगे तो आप भूल जाओगे, तो आप मैप को अपने दिमाग में रख के याद कीजिए। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे आता है कर्नाटक, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या है, विधान परिषद है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। यूपी और नीचे बिहार, यूपी और बिहार में विधान परिषद है। तो यूपी और बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो इनमें विधान परिषद है। तो टोटल मिलाकर 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। और विधान परिषद बनती कैसे है, विधान परिषद बनने के लिए देखो सिंपल सी क्या होता है कि किसी राज्य को अगर विधान परिषद बनानी है, उस राज्य को क्या करेगा, एक संकल्प पारित करना पड़ेगा। मतलब उस राज्य में जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उन सदस्यों का बहुमत चाहिएगा, जितने भी उपस्थित सदस्य मत देने वाले सदस्य हैं उनका बहुमत चाहिएगा, मतलब 2/3 वोटिंग होनी चाहिए। और उसके बाद वो संकल्प पारित होकर संसद के पास चले जाएगा। तो संसद क्या करेगा, उसमें अधिनियम बनाएगा और अधिनियम के तहत विधान परिषद का गठन हो जाएगा। लेकिन ये अधिनियम जो बनाया जा रहा है, ये 368 के तहत, आर्टिकल के तहत नहीं आता है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो जो विधान परिषद बनाया जा रहा है उसे संविधान में संशोधन नहीं होता है, वो ऐसे ही संकल्प पारित करके बहुमत के आधार पर विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है, तो विधान परिषद का गठन हो गया। अब इनके कार्यकाल की बात आते हैं। विधानसभा का कार्यकाल वैसे 5 साल का होता है और इनका कार्यकाल कह सकते हैं 6 साल का होता है। मतलब कि 6 वर्ष के लिए कोई भी विधान परिषद का सदस्य 6 वर्ष के लिए उसमें विधान परिषद में काम करता है। लेकिन विधान परिषद में हर दूसरे साल 2.5 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका रिटायरमेंट होता है। तो हर दूसरे साल में 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट होता है। विधानसभा का वैसे कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर विधानसभा जो है, विधानसभा में क्या है, मंत्रिपरिषद रहती है, जो बहुमत दल का नेता होगा वो उसमें सदस्य उनके ज्यादा होंगे। तो विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के बिल प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए मंत्रिपरिषद के खिलाफ और तो पारित होकर वो सफल हो जाता है, पारित हो जाता है, तो विधानसभा का विघटन हो जाएगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी और दोबारा 6 माह के अंदर वोटिंग, 6 माह के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा विधानसभा स्थापित करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो यह है विधानसभा विघटित हो सकती है। और जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ जाती है, बाय द वे राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और वो 3 तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जब आर्टिकल 352 के तहत लग रहा है तो उस राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, जो विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाया भी जा सकता है। वो जब भी बढ़ाया जाएगा वो केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। जैसे एक बार बढ़ाया 1 वर्ष के लिए, फिर उसने कहा यार आपातकाल अभी और बढ़ाना पड़ सकता है और कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दो, फिर कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दो। तो ऐसे कर करके अनंत समय तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, बट एक समय में केवल एक बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया तो क्या है कि जब खत्म हुआ है उसके 6 महीने के अंदर क्या है, नई विधानसभा गठित हो जानी चाहिए। उसकी मतलब क्या होना चाहिए, वोट देकर नई विधानसभा गठित हो जानी चाहिए। तो विधानसभा का ये होता है। विधान परिषद तो विघटित हो ही नहीं सकती है। ठीक है, जो विघटित होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी क्वेश्चन में आता है। तो ये भी हमने पढ़ लिया है। तो विधानसभा में क्या है, विधानसभा का अगर कोई सदस्य बनना है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का अगर तुम्हें सदस्य बनना है उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अगर तुमने बनना है उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनना है। ठीक है, और विधानसभा का तुम्हें सदस्य बनना है, ठीक है, इसकी 25 वर्ष और 21 वर्ष भी होती है। ठीक है, 21 वर्ष किसके लिए होती है, वो इससे नीचे की जो होती है ना कार्यपालिका में, उसमें जो पंचायत के चुनाव होते हैं ना उसमें 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है,
तो ये है विधान परिषद तो फिर मैं कहाँ पे था अभी, हाँ, तो विधानसभा का सदस्य बनना है तो आयु 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आयु 30 वर्ष। मुख्यमंत्री बनेगा कौन, जिसकी आयु 25 वर्ष होगी, विधानसभा का सदस्य भी बनेगा तो मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो मुख्यमंत्री के लिए 25 होती है, राज्यपाल के लिए कितनी होती है, 35 वर्ष रहती है, ये याद रखना, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु रहती है न्यूनतम, जैसे राष्ट्रपति के लिए रहती है ना वैसे ही रहती है, ठीक है। तो आयु के संबंधित हो गया, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी है कि और क्या होना चाहिए, जहां से वो लड़ रहा है विधानसभा, जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है उस विधानसभा क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए, वहां का वो सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बात है विधानसभा से संबंधित। और विधान परिषद के सदस्य तो मैंने बताया कि कैसे चुन के आते हैं, वो भी आपको मैंने बताया। फिर उसके बाद अर्हता के बाद अगर मैं बात करता हूँ निहरता के बारे में, अगर विधानसभा का सदस्य कौन निहरता हो, दिवालिया घोषित हो गया तो वो सदस्य पद से हट जाएगा। माना कि उसने चुनाव लड़ा और निर्वाचन आयोग ने कहा भाई इसने चुनाव गलत तरीके से लड़ा है, गलत तरीके से जीता है, तो उसके बिहाफ में राज्यपाल फैसला दे देगा कि भाई ये सदस्य की सदस्यता खत्म करते हैं विधानसभा से। तो इस केस में सदस्यता कौन खत्म करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन दल बदल के केस में सदस्यता कौन खत्म करता है, दल बदल जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में, तो दल बदल के तहत जो खत्म करता है सदस्यता, उसके लिए अंतिम निर्णय जो लेगा वो पीठासीन अधिकारी लेता है सदन का। मतलब अगर विधानसभा में है तो उसका फैसला लेगा विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद में है तो उसका फैसला कौन लेगा, वो लेगा अपना सभापति लेगा विधान परिषद में, ठीक है। तो दल बदल के आधार पर ये होता है। दल बदल के आधार पे दल बदल जब आगे क्लास आएगी तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसी को हम खत्म करते हैं फटाफट, उसके बाद हम नेशनल की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसमें ही वो शायद कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है शपथ वपथ, तो इनको मुख्यमंत्री दिलाता है, ये तो नहीं राज्यपाल ही दिलाता है, ये तो आपको पता ही है। फिर अगर बाय द वे इनका स्थान रिक्त कैसे होता है, इनका स्थान अगर बाय द वे कैसे स्थान रिक्त होगा, आप ही सोचो। अगर आप सदस्य रहोगे, आप स्कूल में जा रहे हो या आप कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज जाते में आपका स्थान का वो आपका नाम काट देंगे, एक टाइम पीरियड आएगा भाई, उसके टाइम पीरियड के बाद आपका नाम कट जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी 60 दिन तक अगर बंदा अव्यवस्थित 60 दिन तक बंदा अगर अब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। अगर वायदे में वो दो सदन का सदस्य हो गया, विधानसभा का भी विधान परिषद का, तो एक सीट वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर उसने त्याग पत्र दे दिया तब सीट वैकेंट हो जाएगी। अगर वो राज्यपाल के लिए चुन लिया गया तब सीट वैकेंट हो जाएगी, राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया तब सीट वैकेंट हो जाएगी। तो ये सदस्यता रिक्त होने का प्रावधान है। अगर सदस्यता, ठीक है, रिक्त होने का प्रावधान है, तो रिक्त कब होती है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विधानसभा है उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष है उसका क्या काम है। जो विधानसभा अध्यक्ष है, सिंपल देखो, मैं सब वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा लिखूंगा, ज्यादा करेंगे तो टाइम भी जाएगा और समय भी जाएगा, लेकिन अब वर्बली चलेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है इंपॉर्टेंट वो मैं लिख दूंगा उसके, और आप जब इसको बार बार सुनोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रिवीजन सही चल रहा है, ठीक है। तो क्या है कि अध्यक्ष जो होता है विधानसभा का अध्यक्ष, वो भी क्या होता है लोकसभा के अध्यक्ष की तरह क्या करेगा, अपने कार्य का निर्वहन करेगा, विधानसभा की संचालन बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की एक शक्ति ये होती है कि कौन सा विधेयक विधेयक है उसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। दल बदल के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का अंतिम फैसला होगा विधानसभा में, ठीक है। दल बदल के आधार पर ये चीज हो गई, और ये सब भी वो हो गया। और विधान परिषद के पास, विधान परिषद में जो सभापति है उसके पास शक्ति नहीं है कि कौन सा वित्त विधेयक है उसका निर्णय लेने का फैसला विधान परिषद के पास नहीं है, विधान परिषद के सभापति के पास नहीं है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के पास यह निर्णय लेने का फैसला है, ठीक है। फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं कि जो विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है तो स्टैंड बाय में एक पर्सन होना चाहिए जो कार्य का संचालन किया जा सके, उसके लिए हम उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर लेते हैं। तो सदन से ही उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, तो नियुक्त किया कर दिया जाएगा। तो उपाध्यक्ष भी, अगर सदन में अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कार्य का संचालन करेगा और विधानसभा की तरह ही सारे पैसे वैसे सब कुछ सैलरी लेगा, ठीक है। वैसे ही सभापति का मैंने आपको बताया, सभापति के लिए उपसभापति होता है, वही हो गया। और फिर उसके बाद आता है 2-3 वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विधानसभा और उसमें विधान परिषद में लगते हैं, जैसे आहूत करना, एक चीज होती है आहूत, एक होता है स्थगन, एक होता है सत्रावसान,
एक होता है विघटन। ठीक है, ये चीजें होती हैं। और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि ये चीजें कौन करता है, जैसे सत्र को कौन आहूत करता है। अब सत्र का मतलब क्या है, जब चलता है विधान, जब सदन चल रहा होता है। सत्र मतलब एक ग्रीष्मकालीन सत्र हो गया, एक हो गया तुम्हारा शीतकालीन सत्र हो गया, एक मानसून सत्र हो गया, ये सत्र चलते हैं। तो इन सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ये तो पहली बात है। ठीक है, अब जो सत्र चलते हैं उनको आहूत कौन करता है, उनको आहूत करेगा राज्यपाल। तो सत्र को आहूत कौन करेगा, राज्यपाल करता है। ठीक है, सत्र का स्थगन, अब स्थगन कौन करता है, स्थगन कोई भी मीटिंग चलती है उसमें आपने देखा होगा, कभी भी लोकसभा की मीटिंग चल रही होगी तो लोकसभा की मीटिंग में जो अध्यक्ष है वो ऐसा करके कुछ मोहर जैसी लगा के छोड़ के चले जाता है, क्योंकि लड़ाइयां जैसी चलती हैं मंत्रियों के बीच में, बहस ज्यादा होती है, तो बहस को बंद करने के लिए वो स्थगित करके चले जाता है। तो कौन करेगा, ये करता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि लोकसभा पीठासीन अधिकारी मतलब अगर विधानसभा की बात करूं तो अध्यक्ष और विधान परिषद की बात करूं तो सभापति। तो पीठासीन अधिकारी का स्थगन करता है कोई भी सदन का स्थगन। ये 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 घंटे के लिए भी हो सकता है और 7 दिन के लिए भी हो सकता है, समय अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। स्थगन होने के बाद सत्रावसान। सत्रावसान के बारे में कौन बताएगा, सत्रावसान के बारे में बताता है एक तो राज्यपाल भी बता सकता है और पीठासीन, पहले पीठासीन अधिकारी बताता है, फिर राज्यपाल उसको आगे भाषण में बोल देता है। ठीक है, उसको भाषण आता है तो भाषण में भी सत्रावसान के बारे में वो भी बताता है। तो पीठासीन अधिकारी के बाद राज्यपाल में सत्रावसान के बारे में बताता है। ठीक है, और विघटन जब हो जाता है तो विघटन है, तो विधानसभा का विघटन हो गया, विधानसभा गिर गई मतलब सरकार गिर गई। तो विघटन के समय में क्या होता है कि सरकार विघटित हो गई, इसके बारे में भी राज्यपाल ही सूचित करता है। ठीक है, राज्यपाल सूचित करता है। ठीक है, विघटन के बारे में भी राज्यपाल सूचित कर देगा। अब जब विघटित हो गई तो उस समय को अधिनियम जो विधेयक चल रहे हैं तो उस विधेयक में कौन सा विधेयक चलेगा और कौन सा विधेयक खत्म होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मानो विधानसभा में कोई विधेयक आया, वो पास होकर विधान परिषद में चले गया और विधानसभा उस टाइम पे गिर गई, तो क्या वो विधेयक बचे रहेगा, क्या वो विधेयक खत्म हो जाएगा या वो लागू होगा। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे बाय द वे विधानसभा ने एक विधेयक पास किया, वो विधान परिषद में गया, विधानसभा इधर विघटित हो गई, तो वो विधेयक खत्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो तो विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में आ गया है ना। अब विधान परिषद से दोबारा विधानसभा में तो जाएगा नहीं, या तो वो खत्म हो जाएगा या तो विधान परिषद चाहेगी तो उसे 3 माह तक वेट करने के बाद उसको खत्म कर देगी, मतलब या तो वो या उसको क्या राज्यपाल के पास ले जाया जाएगा और राज्यपाल उसको अप्रूवल देगा या रोकेगा या पुनर्जांच के लिए भेजेगा, जो भी करेगा। तो ये तो खत्म नहीं होता है। दूसरा, जो विधेयक विधान परिषद में आया, वो पास हुआ, वो विधानसभा में गया और उस टाइम पे विधानसभा गिर गई, विधानसभा विघटित हो गई, तो वो विधेयक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो विधेयक भी खत्म हो जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरा, विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद से पास हुआ, राज्यपाल के पास गया, तब भी वो क्या है, वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तब भी वो खत्म नहीं होगा। अब जब भी विधानसभा का संचालन करना होता है ना, तो विधानसभा का संचालन करने में उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या होती है। ठीक है, तभी संचालन अच्छे से हो सकता है, जो हमेशा प्रेजेंट रहे। तो उपस्थित सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है ना, उसे कोरम कहते हैं, कोरम। तो जब तक कोरम नहीं होगा ना, तब तक संचालन भी नहीं होता अच्छे से। ठीक है, तो कोरम जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, तो कोरम है ना, गणपूर्ति की संख्या, वो सदन की संख्या का 1/10 होती है। इतना सदन की संख्या का 1/10 सदस्य होंगे तभी संचालन हो पाएगा। तो स्पीकर का ये भी काम है कि अगर संचालन करते समय कोरम अनुपस्थित है तो वो उसको स्थगन करके पहले कोरम को फिल करेगा, उसके बाद ही इस सभाओं को संचालन अच्छे से करेगा। ठीक है, तो 1/10 सदस्य होते हैं गणमूर्तियों की संख्या, सदन की टोटल संख्या का 1/10 सदस्य। ठीक है, ये होता है कोरम के बारे में। फिर आती है मंत्री और महाधिवक्ता के बारे में अधिकार। मैंने आपको बताया कि मंत्री और महाधिवक्ता किसी भी सदन में जाके बैठ के बोल के बात करके डिस्कशन करते हैं, बट मत देने का अधिकार उनको नहीं होता है। ठीक है, अब विधेयक के बारे में मैंने आपको बताया था। विधेयक के बारे में कल मैंने बताया था कि जब कोई विधेयक सामान्य विधेयक है, वो सामान्य विधेयक अगर विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद के पास गया, तो विधान परिषद ने उस विधेयक पे क्या किया, विधान परिषद ने उस विधेयक को या तो पुनर्विचार के लिए भेजेगा या अपनी कुछ उसमें सलाह देगा कि भाई इसमें चेंज करो, ये चीज चेंज करो,
उसकी सलाह देके विधानसभा के पास जाएगा, या वो उसको रोक देगा। जब उसको रोकेगा, कितने समय के लिए रोकेगा? प्रथम बार में जब विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद के पास गया, वो उसको 3 माह के लिए रोक सकता है। 3 माह के रोकने के बाद वो खत्म हो जाएगा विधेयक, लेकिन बाद में फिर से विधानसभा ने वही विधेयक पास किया बिना कोई करेक्शन के, और विधान परिषद के पास गया। विधान परिषद उस विधेयक को 1 माह के लिए ही रोक सकती है। तो टोटल कितने माह के लिए कोई विधेयक रोक सकता है? वो 4 माह के लिए रोक सकता है। पहले 3 माह के लिए, बाद में 1 माह के लिए। तो 4 माह के लिए विधेयक रुका। उसके बाद क्या हुआ? 1 माह के रुकने के बाद वो स्वतः ही पारित हो जाएगा और वो राज्यपाल के पास चले जाएगा। तो राज्यपाल क्या करेगा? उस विधेयक को या तो अप्रूव कर देगा, अधिनियम बना देगा, या उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और या वो अत्यंतिक वीटो, अब्सोल्यूट वीटो का यूज करेगा कि उस पर कोई बात नहीं करेगा, या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए छोड़ देगा परामर्श के लिए। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पर फिर से वो करेगा, अप्रूव करेगा, पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या अपने पास रखेगा, उस पर कोई भी बात नहीं करेगा, तो विधेयक अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है। इस केस में एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर बाय द वे उसने पुनर्विचार के लिए भेजा, अब राज्यपाल के केस में क्या होता है? जब कोई विधेयक विधानसभा से पास होके विधान परिषद में गया, विधान परिषद से पास होके राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल ने उसे पुनर्विचार के लिए भेजा। ठीक है। लेकिन पुनर्विचार के समय में क्या हुआ कि विधानसभा ने उस पर कोई भी करेक्शन नहीं किया, पुनर्विचार करके उसको दोबारा पारित किया विधानसभा में, विधान परिषद में भी पास हुआ। विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल अब उसको रोक नहीं सकता, अब उसको अप्रूवल देना ही देना होगा। लेकिन राष्ट्रपति के केस में क्या होता है? राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल ने उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रखा, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेजेगा। पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद तो राज्यपाल हट गया। अब क्या होगा? विधेयक को विधानसभा में फिर से पारित कराएगा, विधान परिषद में पारित कराएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के पास आएगा। तो राष्ट्रपति के संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति अप्रूव करना ही करना है। वो विधेयक को वो रोक भी सकता है, कितने समय के लिए, उसके लिए कुछ दिखाया प्रावधान नहीं है कि विधेयक को कितने समय के लिए रोकेगा, कब तक रोकेगा, या उसे अप्रूव करेगा, ऐसा कुछ भी प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। तो विधेयक, और अगर मैं धन विधेयक की बात करूं, धन विधेयक तो पहली बात यह है कि राज्यपाल से पूछकर ही प्रस्तुत किया जाता है, मतलब पुनः स्वीकृति से, प्री अप्रूवल के थ्रू ही पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। विधान परिषद में भी वो प्रस्तुत नहीं होता, और विधानसभा में ही प्रस्तुत होता है। कोई भी सरकारी मंत्री उसे प्रस्तुत करता है। सरकारी मंत्री का कहने का सेंस ये है कि वह उसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिस दल की सरकार राज्य में काम कर रही है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी मंत्री उसे पेश कर देगा। जो कोई भी मंत्री, राज्य मंत्री हो गया या स्वतंत्र राज्य मंत्री हो गए, वो पेश कर सकते हैं सामान्य विधेयक, लेकिन राज्य मंत्री पेश करेगा अपना वित्त विधेयक को। ठीक है। और विधान परिषद उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती ज्यादा, और उसको रोक भी नहीं सकती। 14 दिन के लिए ही रोक सकती है, मिनिमम 14 दिन को रोकना, स्वतः ही पारित हो जाएगा, और राज्यपाल को उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये एक बात है कि वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। उसको या तो स्थगित कर देगा, या अप्रूव कर देगा, या उस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। वैसे राज्यपाल उस विधेयक को अप्रूव कर ही देता है, क्योंकि राज्यपाल से पूछकर ही वो विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त विधेयक के बारे में मैंने बताया आपको, सामान्य विधेयक के बारे में मैंने बताया आपको, विधानसभा का कार्यकाल बताया, विधान परिषद का कार्यकाल बताया, सदस्य संख्या बताई, कितने सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, विधान परिषद का गठन बताया, विघटन कैसे होता है विधानसभा का, ये बताया। तो यह सब चीजें हमने विधानमंडल में पढ़ दी हैं। तो विधानमंडल में ये सब टॉपिक भी हमारा आज क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे राज्य का हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट मैंने बताया है कौन सा आर्टिकल में है। जैसे देखो 124 में क्या है? 124 में सुप्रीम कोर्ट है। अब 2 आगे कर दो, एक बीच में कर दो, तो 214 में क्या है? हाईकोर्ट है। तो ऐसे करके भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने को जितने ज्यादा याद रहते हैं उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जितने ज्यादा हम आर्टिकल्स याद करेंगे, जितने ज्यादा हम संशोधन याद करेंगे। मैंने एक संशोधन आपको बताया था 91 संविधान संशोधन, जिसके तहत 91 संविधान संशोधन बताया था, एक 7वां संविधान संशोधन बताया था। ठीक है। 91 संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, और 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन क्या कहता था कि एक राज्य का राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। ठीक है। एक राज्य का राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी और ठीक है। 7वां में ये था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये बोला गया था जो भी विधान परिषद है
उनकी जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम उस सदस्य विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम 12 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, विधान परिषद मंत्री परिषद की संख्या, विधान परिषद में मंत्री परिषद की संख्या अधिकतम 15% से अधिक नहीं हो सकती है और न्यूनतम 12 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 91वां संविधान संशोधन और 7th संविधान संशोधन 1956 के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया उसमें क्या क्या चीज है, कौन कौन से अनुच्छेद आपको अभी पढ़ने थे, मैंने आपको बताया था 153, 155, 157, 159, ठीक है, 163, 164, 165, 167, 177, ठीक है। अभी 179 भी आता है, ये याद रखना, 179, 180, 181 नहीं 179 181 भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो और 213 आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 213 ये भी याद रखने वाले हैं। तो इतने अनुच्छेद तो अभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके, तो ये था, सॉरी इसको ये याद रखना, ये 169, 170, 171 याद है। तो 171 विधान परिषद के बारे में बताता है, 170 विधानसभा के गठन के बारे में बताता है और 169 विधान परिषद का गठन संसद करेगी। इसके द्वारा जब विधानसभा के सदस्य द्वारा संकल्प पारित हो जाएगा उसके बाद विधान परिषद का गठन किया जाएगा संसद के द्वारा। ये 169 में बताया गया है, 169 और 170 में बताया गया है विधानसभा के गठन के बारे में, विधान परिषद के गठन के बारे में 171 में बताया गया है। तो ये चीजें हो गई। 200 हो गया, 200 के तहत क्या होता है, राज्यपाल क्या होगा, जो भी विधेयक को स्वीकृति देता है। 201 के तहत वो राज्यपाल जो विधेयक आते हैं उन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए परामर्श के लिए रखता है, आर्टिकल 201। और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और जो अध्यादेश जारी करता है मैंने बताया था, तो वो उसी बॉडी, उसी टॉपिक पे या उसी सब्जेक्ट पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर विधानसभा कानून बना सकती है। और ये अध्यादेश विधान जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर ही जारी करता है और ये 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है। जब सत्र चलता है उसके 6 सप्ताह तक, तो उसके बारे में, इसके जो अध्यादेश जारी किया उसके बारे में सदन को डिस्कस करना पड़ता है। अगर डिस्कस नहीं किया तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, डिस्कस किया तो ये अधिनियम भी बन सकता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, ये हमने पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ेंगे हाईकोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आर्टिकल 214 में आता है, और सुप्रीम कोर्ट जो था वो आर्टिकल 124 में आता था। हमने आज को पढ़ा था कि 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात की गई है और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में बात की गई है अभी। ठीक है, तो ये सब भी अभी हम पढ़ेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें ये सब भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे ये करेंगे तो राज्य की जो भी है, विधानमंडल हो गया, महाधिवक्ता हो गया, विधान परिषद हो गई, विधानमंडल हो गया, महाधिवक्ता हो गया, राज्यपाल हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री भी हमने कवर कर लिया। तो ये सब चीजें भी हमने इसमें कवर कर ली है। तो अभी बस हाईकोर्ट बचा है, तो यहाँ पे राज्य का थोड़ा खत्म हो जाएगा, फिर पंचायती राज आ जाएगा, तो पंचायती राज वाला पढ़ लेंगे। अधीनस्थ न्यायालय से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय से कम ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बट उसमें ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को कंप्लीट खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा रिवीजन करने का तरीका सही लग रहा है या उसमें थोड़ा और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।